बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस एमॉस में करना सीखेंगे और हम देखते हैं कि सिंपल मॉडल कैसे हम एमॉस के अंदर बिल्ड करते हैं और उसके अंदर हम सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और देन उसके ऊपर उसके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक डाटा फाइल है जो मैंने एक यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास जो है वो इसको अपलोड किया हुआ है और इस डाटा फाइल में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं ये है मेरे पास यहाँ पे स्लाइड्स में गिवन है। ये नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ वेरिएबल है और ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये हम लेटेंट वेरिएबल के साथ जो है वो करेंगे। और सबसे पहले हम सिंपली एक सिंपल रिग्रेशन मॉडल रन करते हैं और उसके बाद जो है वो हम इसमें जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस भी करके देख लेते हैं कि वो कैसे किया जाता है। तो लेटेंट वेरिएबल के साथ सिंपल रिग्रेशन मॉडल बिल्ड करने के लिए हमें सबसे पहले दो वेरिएबल चाहिए जो कि एक डिपेंडेंट और दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। तो लेटेंट वेरिएबल के लिए हम सबसे पहले इस गिवन आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपने पास वेरिएबल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे टर्न ओवर इंटेंशन है और इसके 5 आइटम्स हैं और ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पर इसके 5 आइटम्स ड्रॉ कर लेता हूँ। और सेकेंडली मेरे पास जो है अनदर लेट्स सपोज ये मेरा एक्सेसिव वर्कलोड का एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके भी 5 आइटम्स हैं, तो मैं यहाँ पे भी उन 5 आइटम्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो 5 आइटम्स को ड्रॉ करने के बाद अब हमने इन वेरिएबल्स की प्लेसमेंट करनी है जो कि इसमें जो हमारे पास लेटेंट वेरिएबल है और जो हमारे पास ये आइटम्स हैं उनकी प्लेसमेंट हमने इन एम्प्टी जो रेक्टेंगल्स हैं इनमें प्लेस करना। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि हम AXWL को क्लिक करते हैं और होल्ड करते हैं क्लिक और ड्रैग कर लेते हैं इस आइकन पे। जब ये रेक्टेंगल रेड हो जाए तो देन आप उसका जो आपका माउस का लेफ़्ट क्लिक है उसको आप रिलीज़ कर दें तो ये उसकी जगह प्लेसमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से आप सेकंड वाले वेरिएबल को भी आप इसी तरीके से क्लिक करें, होल्ड करें और सेकंड जो रेक्टेंगल है उसमें प्लेस कर दें जब वो रेड हो जाए तो। एंड सो ऑन थर्ड को भी हमने इसी तरीके से ड्रैग किया और प्लेस कर दिया हमने फोर्थ रेक्टेंगल में फोर्थ वन को और फिफ्थ वाले को फिफ्थ में हमने प्लेसमेंट कर दी। इसकी अलाइनमेंट कैसे करते हैं इसको हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि वो कैसे करेंगे। अगेन इसी तरीके से टर्न ओवर इंटेंशन फॉर एग्जांपल मेरा उसका फर्स्ट आइटम है तो उसको फर्स्ट अभी ये देखिए सिंपली मैंने ड्रैग करके इसको होल्ड किया तो ये यहाँ पे प्लेस हो गया जो कि मुझे यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा। अगेन यहाँ से हम इसको होल्ड करते हैं और ड्रैग करते हैं और अपने फर्स्ट रेक्टेंगल में इसको प्लेस करते हैं। टर्न ओवर इंटेंशन को सेकेंड वाले में, अब सेकेंड वाला रेड हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड में हम इसको कर सकते हैं, फोर्थ में कर सकते हैं। मैंने इसको रीसाइज नहीं किया लेकिन मैं अभी इसको रीसाइज कर लूँगा ये कैसे जो है वो रीसाइज होता है। नो अगर अब हम सिंपली यहाँ से भी अगर आप प्लगइन्स में जाते हैं एक रीसाइज का प्लगइन होता है, आप तमाम रीसाइज ऑब्जर्व वेरिएबल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रीसाइज हो चुके हैं। अब इनको अब हमने जो रीसाइज करने के बाद हम इनके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। हम इनको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। सिंपली हम इनको ड्रैग करेंगे यहाँ पे और मैं फॉर द सेक ऑफ टाइम तमाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप ये सिमेट्री वाले को कॉलम पे क्लिक कर लेंगे आइकन पे, देन आप ये जो मूव ऑब्जेक्ट का आइकन है उस पर क्लिक करते हैं और सिंपली हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ये हमारे सिमेट्री को मेंटेन कर रहा है। हम सिमेट्री को ड्रैग करते हैं और ये फिर हमें एज एन इंडिविजुअल करना पड़ेगा। हम इसे डिसेलेक्ट कर दिया हमने इसको और दोबारा अपने सिमेट्री पे क्लिक किया और मूविंग ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं और इसको हम नीचे ड्रैग करके ले आते हैं। इसकी एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो हम यहाँ से मूविंग ऑब्जेक्ट्स को किया, ये हमारे पास एक्सपेंड हो गया। सेकेंड वाले को भी हमने एक्सपेंड कर लिया और उसके बाद अगर हम इस सिमेट्री को ऑफ करके फिर इसको ड्रैग करते हैं तो हमारा ये जो सर्कल है ये हमारे पास नीचे ड्रैग हो आएगा
हम इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं। सॉरी, माउस इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। वंस ड्रैग करने के बाद हम इसके अलाइनमेंट को चेंज कर देते हैं। अलाइनमेंट मीन ये है कि यहाँ से मैं सिंपली आपके पास जो मूविंग ऑब्जेक्ट है कि आप रोटेट करते हैं इंडिकेटर को, तो हम इस पर क्लिक करके इसको रोटेट कर लेते हैं। हमने इसको रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद हमारे पास अगेन यहाँ पे जो एरर टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हुई हैं, तो उसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हमने इसको कर लिया एक्सपेंड। इसी तरीके से सेकंड वाले को कर लेंगे, सेकंड हो जाएगा। और इसको हम आगे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, इसको भी हम आगे की तरफ। ये सिंपल एक सिंपल रिग्रेशन को बनाना सिखा रहा हूँ कि हम सिंपल रिग्रेशन कैसे रन करते हैं। नाउ अगेन अब हमने, क्योंकि हमारा एक जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमने बताना है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या है। उसके लिए आप इसको यहाँ से हम इसको रिसाइज कर लेते हैं। हमारा जो सर्कल है, सर्कल बेसिकली यहाँ पे या इलिप्स इसे कहते हैं, ये हमारे लेटेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो लेटेंट वेरिएबल का हमने नाम दे दिया इसको, और सिंपली हम इसको यहाँ से कर लेंगे एक आइकन यहाँ पे, लेकिन उसको हम लास्ट में क्लिक करते हैं। आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके सिंपली आप रिसाइज के आइकन को करेंगे, तो ये जो आपको एरर टर्म छोटी नज़र आ रही है इसको हम बड़ा कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे आपके पास जो इलिप्स टाइप थे वो सारों का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब उनकी जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा कि वो जिस तरीके से आप सेट कर लेंगे। बट इनको आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। सेम लाइक दैट, अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इनका साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ हम इसको कर्सर से साइज़ चेंज कर सकते हैं। नाउ ये मेरा वेरिएबल डिपेंडेंट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसकी जगह मैं नाम दे देता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो सेकेंड वन मेरा है वो है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, इसको मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम दे दिया। और अब हम इसको रिसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डी सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इंडिविजुअल आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी और सेकेंड वन को भी, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम इसको रीसाइज कर लेते हैं। तो ये हमने इसकी रीसाइजिंग कर ली। और रीसाइज करने के बाद क्योंकि डिपेंडेंट के ऊपर हमारे एरर टर्म चाहिए होती है, तो यहाँ पर हम एरर टर्म लगा सकते हैं, जो कि यहाँ हमारे पास एक यूनिक वेरिएबल का आइकन होता है। इसको क्लिक करते हैं, सिंपली डिपेंडेंट वेरिएबल पे ड्रैग करते हैं। अगर आप इसी को यहाँ पे कर्सर रख के क्लिक करते रहेंगे तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव करता है। सिंपली हम यहाँ वर्टिकल में इसको रख लेते हैं। नो अब हमने जो रिलेशनशिप बनाना है डिपेंडेंट का, वो हमने सिंपली एरर से इसको शो कर देना कि ये आपस में रिग्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और इस रिग्रेशन के बाद ये जो एरर टर्म्स हैं, क्योंकि अब ये अननेम्ड हैं तो उनको नेम करना है, तो प्लगइन्स में जाते हैं और यहाँ पे हम नेम द अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स कर देते हैं। तमाम एरर टर्म जो होंगी वो रीनेम हो जाएंगी। इसमें हम थोड़ा सा इसका जो इंटरफेस है उसको चेंज कर लेते हैं, और मैं इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में कर लेता हूँ, वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको मूव कर लेते हैं। मूव करने के बाद हम अब इसको डिसेलेक्ट करते हैं और इसके बाद सिमेट्री को मेंटेन करते हुए मूव का ऑब्जेक्ट करते हैं हम। और सिमेट्री प्रिजर्व करने के बाद हम इसको थोड़ा आगे मूव करा के ले जाते हैं। ये हमारी मूवमेंट है। ये एक सिंपल मॉडल है जो हम रिग्रेशन के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का। अगर आप इसको आइकन जो हमारे पास टच अप होता है इसको करेंगे तो इसकी अलाइनमेंट थोड़ी खूबसूरत हो जाएगी, जिस तरीके से ये वेरिएबल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाए। सिंपली अब हमने जब मॉडल रन करना है, और क्योंकि ये हमारे पास सिंपल एक रिग्रेशन मॉडल है, तो इसके लिए हमने यहाँ जो हमारा सेकेंड ऑप्शन एनालिसिस प्रॉपर्टी है, यहाँ जाके क्लिक करते हैं, आउटपुट में जाते हैं। यहाँ हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स रिक्वायर्ड हमें, और स्केयर मल्टीपल कोरिलेशन हमें रिक्वायर्ड है, और रेजिडुअल मोमेंट्स एंड मॉडिफिकेशन इंडिसेस को हम अभी फ़िलहाल हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इसको एक डायरेक्ट जो एक रिलेशनशिप बन गया, एक सिंपल मॉडल बन गया, इसको रन कर देते हैं। तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट एस्टिमेट्स पे क्लिक करते हैं।
एस्टिमेट्स में क्लिक किया तो ये मॉडल रन हो चुका है, क्योंकि जब आपका ये रेड एरो शो हो जाए तो इट्स मीन आपका मॉडल प्रॉपर्ली रन हो चुका है। अब अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको तमाम रिजल्ट्स बता देगा। तो आप इस पैन के अंदर देखें तो दो तरह के रिजल्ट्स हैं हमारे पास, एक स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट्स हैं और दूसरे हमारे पास अनस्टैंडर्ड एस्टिमेट्स हैं। तो अभी हमारे पास अनस्टैंडर्डाइज्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है, ये तो आइटम्स का स्कोर जो है वो जो वेरिएबल से लिंक कर रहा है उनकी फैक्टर लोडिंग आ रही है इन एरोस के ऊपर। और ये एरर टर्म्स हैं, एरर टर्म्स की भी जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमें शो हो रही हैं। हमारा जो इस वक्त कंसर्न आइटम होता है वो है, जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके ऊपर इसकी वैल्यू आ रही है जो 0.31। अगर मैं इसको स्टैंडर्डाइज पे क्लिक करूँगा तो अब जनरली क्या होगा कि हमारे पास जो इसका इफ़ेक्ट आ रहा है, जो स्टैंडर्डाइज्ड इफ़ेक्ट आ रहा है वो लाइक दैट यहाँ पे 0.26 है, और यानी ये 26% आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। जबकि यहाँ पे इसका जो 0.7 शो कर रहा है ये इसका मल्टीपल जो हम जिसे आर स्केयर कहते होते हैं वो उस वैल्यू को शो कर रहा है कि आर स्केयर जो है वो हमारे पास 0.7 है। यानी सिंपल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट को अबाउट 7% इफेक्ट कर रहा है और 93% वो और अदर फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। अब आप इसकी आउटपुट को यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप सिंपली जो हमारे पास इसकी टेक्स्ट की आउटपुट होती है उस पर हम इसको क्लिक करते हैं और उसको क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे अभी आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एमॉस आउटपुट आ गई और इस एमॉस की आउटपुट को हम थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं और सिंपली हम एस्टिमेट्स पे मूव करते हैं। तो एस्टिमेट्स में जो हमारा जो कंसर्न एस्टिमेट है दैट इज़ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास एस्टिमेट आ रहा था 0.34 आ रहा था जो कि हमारे पास अनस्टैंडर्डाइज था। तो हमने जब इसको जो है वो स्टैंडर्डाइज में देखा, स्टैंडर्डाइज में तो वो उसकी वैल्यू, अगर हम इसको सिंपली यहाँ से देखें तो ये हमारे पास जो 0.26 आ रहा है ये स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन वेट्स हैं 0.26, और जबकि अनस्टैंडर्डाइज जो था वो 0.314 था। तो आप यहाँ से अनस्टैंडर्डाइज पे करेंगे तो ये 0.31 आ गया। सो हम यहाँ पर जो हमारा मॉडल है उसको हमने रन कर दिया। अब सिग्निफिकेंस देखने के लिए कि क्या ये इफ़ेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो उस सिग्निफिकेंट के लिए आप यहाँ पे पी वैल्यू जो है उसको देख सकते हैं कि पी वैल्यू जो है वो ट्रिपल स्टार शो कर रहे हैं कि ये आपकी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है एट लेस देन 0.05 है। सो इसका मतलब है कि आपका ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो पॉजिटिवली और सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। यहाँ से आप उसकी पी वैल्यूज़ जो है वो देख सकते हैं, जो कि आपने जब भी आप कोड करते हैं तो आप स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट को कोड करेंगे, लेकिन उसमें जो पी वैल्यू आप कंसिडर करेंगे वो यहाँ पे उसकी जो सिग्निफिकेंस वैल्यू होगी उसको आप ले लेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। ये हमने एक सिंपल मॉडल बिल्ड किया था जो कि सिंपल रिग्रेशन था। अगर हमें मल्टीपल रिग्रेशन चाहिए हो तो हम एक इसके अंदर और वेरिएबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेता हूँ और ताकि हम एक और वेरिएबल इसमें ऐड कर सकें। और लेट्स सपोज अब हमें एक और वेरिएबल रिक्वायर्ड है और मैं एक और वेरिएबल जो सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेट्स सपोज ये मेरे पास एक वेरिएबल है जॉब एंजाइटी का, इसको ले लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे फर्दर एक वेरिएबल ड्रॉ कर लेते हैं और इसके भी क्योंकि 5 आइटम्स हैं तो हम 5 वेरिएबल्स ड्रॉ कर लेते हैं और अब इसको हम बाद में रिसाइज कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे ड्रैग एंड प्लेस कर लेते हैं और सॉरी इसको ड्रैग एंड प्लेस करते हैं हम फर्स्ट में। तो ये मैंने एक मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बिल्ड कर लिया जो कि हम पहले सिंपल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे रन कर रहे थे और डिपेंडेंट, और साथ में मैं इंडिपेंडेंट सेकंड इंडिपेंडेंट एंड थर्ड इंडिपेंडेंट ऐड कर लिया।
नाम यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंट इसलिए दिया है कि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उस वेरिएबल का नाम दे देंगे। ये लेटेंट वेरिएबल्स को जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम जो हमारा नाम होता है वो हमारे जो आइटम्स होते हैं उससे डिफरेंट होना चाहिए, तब वो मॉडल को जो है वो रन करता है। तो ये अब इसके अंदर हमने 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल कर लिए हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल शामिल कर लिया है, और इसको हम मॉडल को रन करके देख लेते हैं कि ये मॉडल हमारा जो है वो हमें क्या आउटपुट दे रहा है। हम इसको कैसे करेंगे, तो अगेन यहाँ पे हम अपने पास जो है वो स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स और स्क्वेयर मल्टीपल कोरिलेशन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं आउटपुट के अंदर, और सिंपली हम इस मॉडल को जो है वो रन कर लेते हैं। पहले हमने ये मॉडल सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखा था, अब हम इसको मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं, मीन हम ज़्यादा इंडिपेंडेंट का इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट पे देख रहे हैं। तो हम सिंपली इस मॉडल को रन करते हैं, और रन करने के बाद ये हमें एक अमॉस वार्निंग देता है कि अमॉस विल रिक्वायर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वैल्यूज़ टू बी अनकोरिलेटेड, यानी इनमें कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड है, अदरवाइज समटाइम हम इनके दरमियान कोवेरियंसेस भी ड्रॉ कर लेते होते हैं, लेकिन अभी हमने इनमें कोवेरियंस ड्रॉ नहीं किया, हम सिंपल इसको रन करते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे आपको एक रेड साइन, रेड एरो शो हो रहा है, इट्स मीन कि आपका जो मॉडल है वो रन हो चुका है। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट्स आ जाते हैं। नौ सी के हमने जब फर्स्ट मॉडल रन किया था, यहाँ पे मैं ये कोई वेट्स एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा है, बेसिकली एक सिंपल हम जो रिग्रेशन मॉडल मॉस में कैसे बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो भी आपका रिसर्च वर्क होता है उसके डिफरेंट जो होती हैं वो रिजल्ट्स होते हैं, डिफरेंट आउटपुट्स होती हैं, डिफरेंट आपके इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, तो उनके अकॉर्डिंगली जो आपका डाटा उसके रिजल्ट्स आते हैं। सो इन दिस केस हमारे पास अगर मैं सिंपली इस फिगर को फॉलो करते हुए अगर आपको इसके रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन बनाऊं, तो यहाँ पर मेरे पास जो इंडिपेंडेंट वन का इफेक्ट नाउ डिपेंडेंट पे आ गया वो 0.13 है, और जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के ऊपर है दैट इज़ 0.64 है, और इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे -0.3 है, यानी ये इसको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, ये दोनों पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे जो रिजल्ट्स हैं ये अनस्टैंडर्डाइज्ड जो है वो रिजल्ट्स है, जबकि स्टैंडर्ड्स रिजल्ट जो होंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो कर रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज जो है वो इंडिपेंडेंट 2 का इफेक्ट डिपेंडेंट पे 0.48 है, इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे 0.1 और इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे -0.3। अगेन यहाँ पे हमारा जो स्केयर होता है, आर स्केयर होता है, जो हमारे हार्ड रिग्रेशन मॉडल के अंदर ज़रूरी होता है, दैट इज़ इक्वल टू 0.24 है। ये जो यहाँ पे हमें टर्म नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों वेरिएबल्स का इफेक्ट जो डिपेंडेंट पे आ रहा है वो 0.24 है, और ये तीनों मिलकर जो है वो 24% एक्सप्लेन करते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, जबकि रिमेनिंग जो पार्ट है 76% जो है वो अदर वेरिएबल्स हो सकते हैं, जो हम सिंपल इंटरप्रिटेशन इसकी करते होते हैं। अगर हम इसके आउटपुट में जाके देखें कि आउटपुट के अंदर इसको रिजल्ट्स को हम कैसे देखेंगे, तो अगेन उसी तरीके से हमारे पास हाँ आउटपुट का कॉलम आ गया, हम इसको देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर हम एस्टिमेट्स पे जाएंगे, और एस्टिमेट्स के अंदर हमारे पास जो रिक्वायर्ड होते हैं जिसको हमने फोकस करना होता है, वो हमारे पास यहाँ पे पहला जो कॉलम होता है या पहला जो टेबल है वो रिग्रेशन वेट है, और ये अनस्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे नाम मैंने दिया था इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे फंक्शन, इंडिपेंडेंट 1, इंडिपेंडेंट 2, इंडिपेंडेंट 3। तो इंडिपेंडेंट 1 का जो इफेक्ट है वो 0.127 है, यहाँ पर वैल्यू जो है वो राउंड करके दी जाती है, और ये जैसे कि अभी ये वाली वैल्यू जो है ये तो इसकी स्टैंडर्डाइज है, और ये वैल्यू हमारी अनस्टैंडर्डाइज है जो कि राउंड होकर 0.13 थी। अगेन हम इसकी पी वैल्यू और इसकी जो सिग्निफिकेंस होता है वो देख सकते हैं पी वैल्यू को, तो पी वैल्यू 0.98 है, जो कि आपका वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 है, तो ये इनसिग्निफिकेंट है। तो इस मीन इंडिपेंडेंट का इफेक्ट जो डिपेंडेंट पे है वो इनसिग्निफिकेंट होगा। इंडिपेंडेंट सेकंड का अगर इफेक्ट देखें 0.41 है अनस्टैंडर्डाइज, और जो कि सिग्निफिकेंट है एट 0.05 लेवल पे, और 0.01% पे भी आप इसको कह सकते हैं।
और थर्ड इंडिपेंडेंट 3 का इफेक्ट डिपेंडेंट पे नेगेटिव है -0.03 और इसकी पी वैल्यू 0.695 है। इट्स मीन इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से ग्रेटर है, तो इसका भी इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट है। नौ ये स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स हैं जो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट 1 का डिपेंडेंट पे 0.106 है, राउंड करके आपके पास 0.11 आ जाएगा। इसी तरीके से इंडिपेंडेंट 2 का इफेक्ट 0.48 और इंडिपेंडेंट 3 का इफेक्ट डिपेंडेंट पे -0.25 राउंड करके 0.3 है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का इफेक्ट जो है वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एक सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस और मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस इस वीडियो में मैंने रन करके दिखाया। लास्ट एंड फाइनल थिंग हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि प्लगइन्स में हम जाते हैं और प्लगइन्स में जाके आप यहाँ पे एक प्लगइन्स मौजूद है जो क्लीन एस्टिमेट्स टेबल के नाम से, आप सिंपली यहाँ क्लिक करें तो ये खुद ब खुद आपको ऑटोमेटिकली एक जो है वो टेबल जनरेट कर देगा जिसके अंदर आपके जो वेट्स हैं वो तमाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देख सकते हैं कि और अभी हमारा जो कंसर्न है वो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 3 ही कंसर्न है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के ऊपर 1 का 0.10 और ये साथ में शो कर रहा है कि ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। जिसके साथ स्टैटिक साइन है वो सिग्निफिकेंट है, जिसके साथ नहीं है वो इनसिग्निफिकेंट है। और ये जो आपको साइन ये प्लस का शो हो रहा है इसका मतलब है कि ये अबाउट जो हमारा 90% पे या जिसकी पी वैल्यू 0.010 से लेस हो तो फिर हम उसको इस साइन शो करते हैं। ये डिफरेंट जो क्राइटेरियाज हैं वो जो सिग्निफिकेंस के वो यहाँ पे मेंशन है। सो दिस इज़ अबाउट the effect of simple regression and multiple regression on the dependent variable. Thank you very much.